अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्ते। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी 2018 के इलेक्शन के रुख का तयन करेगी। हम बात करेंगे केपीके में किस तरह की तब्दीली आई कि नहीं आई। वो नया पाकिस्तान जिसको के बनाने का इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, क्या वो तब्दीली यहाँ केपीके में आ सकी कि नहीं आ सकी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब। सबसे पहले तो आगाज़ यहीं से करते हैं, वो तब्दीली जिसका कि कहा जाता है, क्या आप समझते हैं कि वो तब्दीली यहाँ केपीके में आ गई? देखिए, यकीनन ये जो तब्दीली का जो फैक्टर है ये समझाना बड़ा मुश्किल है, और ऑन ग्राउंड में जो तब्दीली होनी है वो लोगों की समझ में नहीं आती। बात यह है कि हमें एक प्रोग्राम पे इमरान खान चले कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है, तब्दीली लानी है। फिर लोग उठे, एक ही पॉइंट एजेंडा पे हमें वोट दिया कि वी वांट चेंज। अब चेंज लोग ये समझते हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें बना दो, ब्रिज बना दो, कोई बड़ी बिल्डिंग बना दो, तब्दीली आ गई। तब्दीली इसमें इंसानों की ज़िंदगी को बदलना है। आजकल या इस मुल्क का मसला ये है कि जो बेसिक हमारे लोगों को डिलीवरी के इदारे हैं वो तबाही की तरफ गए हैं और वो लोगों को डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम आए, हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम इदारों को ठीक करें। सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म करें, गुड गवर्नेंस लाएं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम दें और एक ऐसा सिस्टम जिसके लिए कानून, सज़ा और जज़ा दोनों हो। हम ये जो तब्दीली है ये हमने तालीम में लानी है, हमने सेहत में लानी है, हमने करप्शन के ख़िलाफ़ जो जिहाद शुरू किया हुआ है, हमने ये तब्दीली पुलिस में लानी है, हम ये तब्दीली पटवारी में ला रहे हैं, हम ये तब्दीली दफ्तरों में ला रहे हैं, ताकि आम आदमी जाए, उसको डिलीवरी हो बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर सिफारिश के। ये सिस्टम जब तक नहीं बनेंगे, इदारे नहीं बनेंगे, खुशहाली नहीं आ सकती। चलिए ठीक, खटक साहब आपकी बात से ऐसे लगता है कि इंसान की सोच जो है उसको बदलने के ऊपर ज़्यादा आप लोग फोकस करें, सिस्टम में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की तरफ आ जाते हैं वन बाय वन। अभी आपने जिक्र किया, आपने पुलिस का जिक्र किया, आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया, आपने एहतसाब को शफाफ बनाने के हवाले से जिक्र किया। एहतसाब ब्यूरो से शुरू कर लेते हैं। एक मामला उठा था, बहुत उसके ऊपर बात हुई, फिर खान साहब के ऊपर इस कदर जोर पड़ा उस बात का कि उनको उस तरमीम को तब्दील करना पड़ा, उसको ख़त्म करना पड़ा। वो क्या मामला था? क्यों जो चीफ है उनको रिज़ाइन करना पड़ा? क्यों ऐसी तरमीम लाई गई जिससे शफाफियत जो है वो मुतासर हो सकती थी? ये बहुत गलत है। अगर आप लोग उस तरमीम को पढ़ लें, उसमें किसी इख्तियारात को किसी का नहीं। देखिए, 30 दिन के अंदर अगर आप कह देते हैं कि हो जाना चाहिए काम, 30 दिन के अंदर किस तरह से आप काम मुकम्मल कर सकते हैं? वो देखें, वो ओपन है कि 30 दिन कंटिन्यूस। अब हमने उसको 60 डेज हाँ, अब किया ना उस वक्त, लेकिन कितना इशू था? 1 महीने और 2 महीने और 6, वो तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने ऐसे कर रहे थे कि यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि किसी की बेइज्जती ना हो, यहाँ लोगों को वैसे उठा के ले जाएं जब तक कन्फर्म इन्फॉर्मेशन ना हो, जब तक डिटेल, हम उसको ज़्यादा बेहतर करें ताकि इंसान की वो जो इज़्ज़त होती है वो मजरू ना हो। और हम उसको अभी दोबारा उसमें चेंजेस ला रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि वो एक ट्रायल बेसिस पे किया गया था, आप इस तरह उसको कहेंगे? देखें, जब पहले कानून साजी होती है, असेंबली में तरामीम आती हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18, 19, 20 तरामीम आ चुकी हैं। तो इधर जब लोग हम समझते हैं या जब लोग समझते हैं कि इसमें ये फ्लॉज हैं, आप लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है डिफरेंट, तो उसमें फिर तरामीम हमने डिफरेंट, एजुकेशन में हमने 2-3 तरामीम वक्त के साथ ला रहे हैं, हेल्थ में हम ला रहे हैं। जिस वक्त ये एक्ट लाया गया, लाजमी सर्विस एक्ट जो लाया गया, उस वक्त आप लोगों ने बड़ा एहतजाज किया उसके ऊपर, लेकिन जिस वक्त डॉक्टर्स ने यहाँ पे हड़ताल की तो वही एक्ट आपके अपने सूबे के लिए किस तरह से सही हो जाता है? आप उसकी हमायत किस तरह करते हैं? लाजमी सर्विस एक्ट इसलिए कि डॉक्टर्स के लिए अगर लाजमी सर्विस एक्ट ना हो तो वो डिलीवर नहीं करते। देखिए, हमारे सूबे में जब हमने मॉनिटरिंग शुरू की, प्रोफेसर का एवरेज 1 घंटा हॉस्पिटल हाजिरी, बाकी 3 घंटे, मतलब 4 घंटे एवरेज से कोई डॉक्टर होता ही नहीं था। अब हमने 2 साल डॉक्टर से बात की, पॉलिसी हुई, नई बात मानी कि हमने ये चेंजेस लानी, हॉस्पिटल में ऑटोनॉमी देनी है, हॉस्पिटल को डिलीवर करना चाहिए। वो हुआ, फिर हमने कानून पास किया, फिर हमारे ख़िलाफ़ कोर्ट चले गए, अदालत में हम जीत गए कि हम सही रास्ते पे थे। अब वो 3 महीने से उन्होंने भी असेंबली से मनवा लिया। किन्होंने? PIA की अगर बात करें तो वो असेंबली, मतलब है कि अगर हम गलत है तो कोर्ट में भी हमारे खिलाफ हो जाता है, क्योंकि अदालतें में समझते हैं कि डॉक्टर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, टीचर डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो वही हुआ कि अब एक्ट पास हो गया, अब हॉस्पिटल हमारे ऑटोनमस हो चुके हैं, 1 लाइन बजट हम देते हैं, वहाँ दवाइयों की इंशाल्लाह कमी नहीं होगी, डॉक्टर हाजिर हैं। अब इनके इस नए एक्ट के अंदर 4 बजे के बाद ये क्लिनिक्स के बजाय हॉस्पिटल के अंदर लोगों को ट्रीट करेंगे, शाम को भी डॉक्टर मौजूद होंगे। डॉक्टर का टाइम 8 से 3 बजे तक हमने फ़िक्स कर दिया कि वो आएंगे, मॉनिटर्स करेंगे
और फिर उसके साथ हर एक चीज़ को वहाँ फार्मेसीज़ हम बना रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसीज़ हो, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, कि वहाँ सही दवाई मिले। फिर उसके बाद हमारी ये कोशिश है कि इन हॉस्पिटल की इंशाअल्लाह ताला शक्लें भी चेंज हो रही है। दिसंबर तक मैं गारंटी से जो हमारे 10-11 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले में सब कुछ होगा। और इसमें जो इनकम शुरू हो जाएगी, उससे हमारा इरादा है कि हम फ्री ट्रीटमेंट गरीबों के सारे हॉस्पिटल में कर दें। काफी टाइम नहीं गुजर गया, 3 साल हो गए हैं, बहुत मुख्तसर सा टाइम रह गया आप डिलीवर करने के लिए कि वो चीजें मंजर आम पर आए, नजर आए कि वाकई कोई तब्दीली आ गई है। आप जाएं फिरें तो आपको नजर आएंगी ना। वजीर आजम हेलीकॉप्टर के देखता है, कहते सड़कें टूटी है। वो जब स्वाद जा रहा था कहते सड़कें टूटी, हेलीकॉप्टर, तो उसको अकल नहीं है जिस रूट से वो जा रहा, तो NHA का रोड है, वो टूटी हुई फेडरल गवर्नमेंट की रोड है। हम भी चीख रहे हैं इसको ठीक करो, उसको अपनी टूटी हुई नज़र आई। तो मैं ये कहता हूँ 70 साल में कोई चेंज नहीं ला सका, कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कभी इस इदारों को ठीक करने का नहीं सोचा। अगर हमने 3 साल में एक स्टार्ट लिया एक ट्रैक पे, मैं नहीं कह सकता कोई भी 100% 5 साल में काम नहीं कर सकता, लेकिन हमने सारे इदारे एक ट्रैक पर ले आए, एक सिस्टम दे दिया। कहीं 10% बेहतरी आ रही है, कहीं 5 आ रही है, कहीं 20 आ रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसको ठीक करना पड़ेगा। मुल्क जो है वो साल में नहीं बनते हैं, सालों लगते हैं। इसी पे हम भी सिस्टम की बात ही कर रहे हैं तो पुलिस की भी बात कर लेते हैं। आपने कहा हमने पुलिस में बहुत से रिफॉर्म्स लाए, हमने बेहतरी लाई, चले ठीक है, किसी हद तक दिखता है। लेकिन इसी पुलिस में हमने वो मामला भी सुना जब गैर कानूनी भर्तियों की बात हुई, अकरबा परवरी की बात हुई। ये क्या मामला है? इसको जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने पुलिस को जो है हर तरह की चीज से पाक कर दिया, हर तरह के अनासिर से पाक कर दिया? जब हम शुरू में आए गवर्नमेंट तो ये सिस्टम नहीं थे। जब पहले 5, 6, 8 महीने में सिस्टम नहीं था, NTS पे भर्तियाँ नहीं हो रही थी नॉर्मल जैसे पुराना उस अब पिछले 2 साल में टोटल मेरिट NTS पे भर्तियाँ हो रही, कोई कंप्लेंट नहीं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रही। शुरू में साल में मैं अपने पुलिस के ख़िलाफ़ बोलता था कि करप्ट है, मेरे से पुलिस नाराज़ होती। आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे पुलिस बेहतरीन पुलिस है पाकिस्तान की, क्योंकि इदारा बन गया, इंटरफेरेंस नहीं है, ट्रेनिंग स्कूल्स बन गए। ये कोई पुलिस का किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब हर किस्म के ट्रेनिंग है। ट्रेन पुलिसमैन थाने में जाता है। साहब ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, आप चूंकि कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन का फुकदान है, शायद 214 भर्तियों के हवाले से जो ये एक रिपोर्ट आई थी सामने, और जो भर्तियां थी ये मेरिट के ऊपर नहीं थी। और साथ ही साथ खैबर बैंक में जो वजीर खजाना वाला मामला है, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। गैर कानूनी भर्तियां, वहां पे भी फंड्स को इस्तेमाल करना जलसों के लिए। अगर आप ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर पूछते हैं इस पर एक्शन किया हुआ, इस पर एक्शन भी हुआ, इंक्वायरीज भी हुई, उसमें आप खैबर बैंक की बात पुलिस की बात, इसमें DIG के लेवल का ऑफिसर, वही हम जानना चाह रहे हैं असल में। सवाल यही है कि क्या वो घर चला गया, उनके खिलाफ पूरे केस हुए, यहाँ पर नौकरियों से निकाले गए, पूरी इंक्वायरी हुई और वो कंप्लीट हो चुकी है और सजाएं मिल चुकी है। क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में हुआ ना, तो फिर हमने आपसे सवाल करना था कि ये मामला था तो कैसे, उस पर एक्शन लिया गया है। उस पर पूरा, अगर चाहते हैं तो आप IG से हम रिपोर्ट दे सकते, उस पर पूरा डिसमिसल्स हुए, सब कुछ हुआ। अब खैबर बैंक का देखिए, खैबर बैंक में एक हमारे सूबे में एक ड्रामा हुआ। अच्छा, एक झूठा इश्तिहार दिया गया, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं। मैंने अपनी कैबिनेट कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई हुई है। एक तो इश्तिहार में उन्हें कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई करप्शन का 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं है। हमने फंड्स इस्तेमाल करने की बातें, गैर कानूनी भर्तियां, बिल्कुल गलत है, अकरबा परवरी, कुछ बिल्कुल झूठ है। उसमें 3 खत एज ए चीफ मिनिस्टर नॉर्मली कोई आता है, उसको खत ले रिकमेंडेशन भेज देता है, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट बोर्ड है, बाइख्तियार है, उसको कोई गोली मार के नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो। और वो जो रिकमेंडेशन है उस पर भर्ती पे, वो भी क्लास 4 की, वो ऑफिसर्स की नहीं थी, और उन्होंने ड्रामा मचा दिया। फिर कहते हैं फंड्स क्या है, पता है क्या कहते हैं कि जी मिनिस्टर साहब इफ्तिताह के लिए आए थे और इफ्तिताह में वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग थे। अब मैं इफ्तिताह के लिए जाता हूँ तो डेफिनेटली PTI के लोग हैं। तो अभी भी खैबर बैंक ने मुझे ख़त लिखा इफ्तिताह का, मैंने उस पर लिख दिया क्या मैं इफ्तिताह के लिए आऊँगा, कल आप कहेंगे कि PTI के लोग यहाँ मौजूद है और इन्होंने हमसे फ़ंड्स खर्च कराएं। तो ये इफ्तिताह तो अगर नवाज शरीफ हर रोज़ इफ्तिताह कर रहा है, मैं रोज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर पार्टी के लोग होते हैं, तो क्या ये हम उनके फंड खर्च कर रहे हैं? मैं तो तैयार नहीं हूँ अब इफ्तिताह करने के लिए। मामला क्लियर हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया? उनके खिलाफ हमने कैबिनेट में ले आए रिपोर्ट, और उसको हमने नोटिस दे दिए कि आप हमें जवाब दें कि आपने ये जो कुछ किया है इसमें ना करप्शन है, ना कोई भर्तियाँ उसकी, क्योंकि मिनिस्टर के नीचे वो बैंक है ही नहीं, ही इज़ जस्ट अ मिनिस्टर, बट उसकी अपने बोर्ड है, इंडिपेंडेंट है, ACS हेड है जी। और उसमें इश्तिहार में जो बातें की गई उसमें एक लफ्ज़ भी सच्चा नहीं है।
मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं लोगों को रिकमेंडेशन देता रहता हूँ, लेकिन ये तो उस महकमे का काम होता है कि उसको मेरिट है या नहीं, करे या ना करे। अगर मैं उस पर लिख दूँ कि आई हेयर बाय अपॉइंट, तो फिर तो मेरा इख्तियार। अगर मैं उसको कहूँ कि ये बंदा आ रहा है, नो हिम, और इसको वो देख लें अगर फिट होता है, तो अगर अनफिट वो लेते हैं तो वो गलत है। लेकिन ये इल्ज़ामात, इतनी बदनामी की गई, लोग देखते नहीं हैं। अब उसके एक बैंक का हमारे साथ उसका GM का एग्रीमेंट है कि वो कोई बैंक का राज उसको मिलेगा, वो उसको ओपन नहीं करेगा और हम पहले हमें रिपोर्ट करेगा। तो उसने उल्टा एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी तो पहले ही कर दी कि इश्तिहार दे दी। अच्छा, क्या बात है खटक साहब, क्या आपकी मीडिया मैनेजमेंट कमज़ोर है? क्योंकि अगर हम नून लीग को देखते हैं तो वो कोई भी काम करते हैं, उसकी तशहीरी मुहिम बहुत ज़्यादा होती है, पूरी दुनिया को पता लगता है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर आप लोग वीक नज़र आते हैं, या क्या आप लोग कोई ऐसे काम कर ही नहीं रहे, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं कि आप उसकी कोई तशहीर कर पाए? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी आपने जैसा कुछ मामला बताए कि इसका ये हो गया, खैबर बैंक के हवाले से ये हो गया, आप लोगों के जो मसाइल होते हैं उनको उजागर तो किया जाता है, लेकिन जिस वक्त उनका कोई मामला सेटल हो जाता है ये वो, तो वो मीडिया के ऊपर उस तरह से नहीं आता है। मीडिया मैनेजमेंट आपकी कमजोर है, मामला क्या है? असल में हमने ये शोबाजियाँ सीखी नहीं है, मुसीबत ये। आज भी मैं देख रहा था काम फौज का है, वजीर आजम का इश्तिहार आ रहा है। क्यों जरूरत महसूस हुई आप लोगों को जब नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे KPK में आके जलसे शुरू किए, तो आप लोग भी फौरन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके यहाँ पर आ गए, आप लोगों ने भी जलसे शुरू कर दिए अपने सूबे के अंदर? आप लोग को फिर क्यों जरूरत महसूस हुई? नहीं, इमरान खान के जलसे यहाँ चलते रहते। अभी आप कहते हैं लोग वाइंड अप किया था ना, वो तो उधर थे, पंजाब में थे, वो फौरन यहाँ वापस आ गए। इमरान खान कभी वाइंड अप नहीं किया। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ इमरान खान हर वीक आते हैं, हर वीक ब्रीफिंग दी जाती है, हर विजिट्स करते हैं, जलसे करते हैं। ये इसलिए हमने महसूस किया कि वज़ीर आज़म साहब आए, 3 साल के बाद उसको ये सूबा नजर आ गया, उसको गलती से उन्होंने बहुत से तरक्याती फंड्स भी जारी किए, पैसा नहीं जारी किया, बीबी पैसा 1 रुपया बगैर स्वाद के एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग की, जिसको ज़मीन सूबाई हुकूमत मेंटेन हम करेंगे, डॉक्टर हमारे होंगे, तनख्वाह हम देंगे। उसके अलावा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस सूबे में पिछले 3 साल में एक प्रोजेक्ट बता दें, एक सड़क। तो आने वाले 2 साल, इस 1-1.5 साल के अंदर बजट अनाउंस हो गया है। आप ADP में पढ़ लेना जो अनाउंसमेंट की है इन्होंने, PSDP में आप देख लेना कि PSD में कितने अनाउंसमेंट। अच्छा, बजट की आपने बात की, आप लोग गिला करते हैं कि आपको इतने पैसे नहीं दिए जाते हैं, NFC अवार्ड का भी जिक्र किया जाता है कि वो वक्त खत्म हो जाता है, मियाद के बाद पैसे वापस चले जाते हैं। हुकूमत कहती है कि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और आप लोगों को वो खर्च करने नहीं आते, खर्च ही नहीं होते। वो ज़रूरत से ज़्यादा वो देते कुछ नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा। कि PSDP चेक करें, ये नेशनल फाइनेंस अवार्ड है, 2 साल लेट हो गया। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, पंजाब ने पिछले साल कितना ADP खर्च किया, हमने क्या, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उनसे 10% ज़्यादा खर्च किया। अच्छा। इस साल भी मैं चैलेंज करता हूँ कि हमने अब 85% चले गए ADP खर्च किया, बाकी तो खर्च हो जाता है। टोटल 450 अरब में हम 25 अरब शॉर्ट हैं, वो भी हम 85% खर्च कर चुके हैं। पंजाब इस वक्त 70-72 है, पिछले साल 74-75 या 80 था, हम 92 थे। पहले साल में चूंकि हमारे कंसल्टेंट्स वगैरह थे, हम 72 थे। तो किसी साल में हम किसी सूबे से पीछे नहीं। आपको प्लीज कंपैरिजन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, आप चेक करें पंजाब का, फिर करें। साहब बात कर रहे हैं तो फिर 2 कंपैरिजन छोटे से कर लेते हैं, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। एक कंपैरिजन तो ये कि ठीक है, आप कहते हैं हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, हम ये बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड चीजें देखते हैं, अगर हम पंजाब हुकूमत को देखते हैं, हम KPK हुकूमत को देखते हैं, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे पुल बन रहे हैं, जिसको कि आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नजर आती हैं। KPK में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं जिसको कि आप कह सकते हैं कि ये देखिए हमने ये बनाया? देखिए, आपको एक दिन निकालें, पेशावर में अभी तक 35 अरब रुपए के काम हो चुके हैं और काम चालू है। जिस रोड से अभी आप आए, ये एक लेन वाइडन हुई, आपको नजर नहीं आया, ग्रीन ब्यूटिफिकेशन हुई। मोटरवे से जब आप उतरते हैं 4 तक जाते हैं, 1 बिलियन का रोड हम पहले साल में कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा रिंग रोड है, उसके दोनों सर्विसेज रोड इस वक्त बन रही है, 3.5 अरब का FWO काम करिए। रोड्स हमारा वो सदर्न रिंग रोड से 4सदा रोड तक 7 अरब का रोड काम शुरू है। 4सदा से वर्सक रोड से हैदराबाद तक एक पूरा रिंग रोड हमारा बन रहा है। सिटी के अंदर रोड्स बन रही है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है कि वो रुकाओ, क्योंकि ये शहर ऐसा है कि इसका एक ही रोड है, वो एक ही रोड नजर आती है। और अब नेक्स्ट हम यहाँ पर भी मेट्रो बस का हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। हमने 18 बिलियन हमारा लोन सैंक्शन हो चुका है एशियन बैंक से। हमें फेडरल कुछ नहीं दे रही, इंशाल्लाह नवंबर में खत शुरू होगा
और दिसंबर 2017 हम कंप्लीशन करेंगे। ठीक। फिर हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम अभी तक 4 अरब खर्च कर चुके हैं वो है कर्नल शेर इंटरचेंज मोटरवे से स्वात दरगई का जो चकदरा ब्रिज है 40 बिलियन का वो टेंडर हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जुलाई में शुरू होगा और 1.5 साल में हम 40 बिलियन का अपने सूबा का प्रोजेक्ट एक एक्सप्रेस वे पूरा 80 मतलब स्वात का रास्ता 2 घंटे शॉर्ट हो जाएगा और 80 किलोमीटर्स में आप चकदरा ब्रिज तक पहुंच जाएंगे। खटक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा मशवरा पे हम भी दिए देते एज जर्नलिस्ट कि शायद पे वो कमी जो कि हमने मेंशन की कि शायद वो मीडिया मैनेजमेंट, शायद वो तशहीरी मुहिम वो उस तरह से नहीं हो रही कि हम लोगों तक, हम जर्नलिस्ट तक पूरी तरह से ये बात पहुंचे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ KPK में इस वक्त हो रही है। इसकी बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरत है इस वक्त तहरीक इंसाफ को। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कुछ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी। PTI के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं इस हवाले से, क्योंकि जो कहा जाता है शफाफियत पार्टी के अंदर वो कहाँ है, इस पर भी सवाल किया जाता है। ज़िमनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात और उसके बाद 2018 के इलेक्शन, उस पर क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं परवेज़ खटक साहब, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बात करें हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, बहुत सी ऐसी बातें जानना चाहते हैं हम जिसके बारे में इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं, शायद जहनों में बातें कुछ क्लियर नहीं है, तो हमने सोचा कि आज हम इन बातों को क्लियर कर ले। खटक साहब, अभी तक तो हमने बात की कि लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, आम आदमी के लिए क्या किया जा रहा है। एक सवाल जो आम आदमी के लिए क्या किया जा रहा है बिजली के हवाले से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गर्मी है और लोग बहुत परेशान हैं। एक सबसे बड़ा मसला लोगों का बिजली का था। आप लोगों ने क्या किया, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप लोग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन विफाक आपको आपका हिस्सा उस तरह से नहीं देता। बिजली KPK में वाफिर है, लोगों को अवेलेबल है, नहीं है? देखिए, हमारे सूबे के बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि छोटा सूबा है और हमारे साथ ट्रीटमेंट सही नहीं होती। मैं 2-3 बातें समझाता हूँ। जो हमारा सूबा है इस वक्त बिजली है अपने सूबे की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करती है, तकरीबन 1000 मेगावाट। हमारा सूबा गैस एक्स्ट्रा पैदा करती है अपने ज़रूरत से ज़्यादा, तकरीबन इस वक्त 100 मिलियन क्यूबिक फुट गैस हम फालतू पैदा कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो हमारे सूबे में पैदा हो रहा है वो भी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन तीनों में हम डेफिशेंट हैं, क्योंकि ये इख्तियारात वफा के साथ है। लोड शेडिंग की जा रही है, हम यही शोर मचा रहे हैं। हमारे सूबे में अगर ये बिजली हमें दी जाए, हमने 2 दफ़ा कहा है, रिटर्न दिया है कि ये जो पूरे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसमिशन है, टूरिस्ट सिस्टम हमें दे दें। मैं अपने सूबे से गारंटी से कहता हूँ कि इसकी कीमत भी आधी हो जाएगी और 1 मिनट भी लोड शेडिंग नहीं होगी, इतना बिजली हमारे पास है। हमारे सूबे के साथ इस वक्त आबे शेर अली कहता है कि सूबे में लोग चोरी करते हैं बिजली। इस वक्त दीदा दलेरी के साथ 500-600 मेगावाट हमारी बिजली फेडरल गवर्नमेंट चोरी कर रही है। जो डेली प्रोडक्शन में हमारा हिस्सा है 13.5%, हमें डेली प्रोडक्शन में 9% दिया जाता है और उस पर हमने लड़ाई डाली, शोर मचाया कि भाई हमारी जितना हिस्सा है हमें वो दो, हम आपके साथ हर मदद को तैयार है। हमें अपना हिस्सा नहीं दोगे तो फिर अपना काम करो, चोरी तुम करते हो, वापडा मिला हुआ है। कुछ अर्सा पहले तक हम सुनते थे बिजली चोरी और उन एरियाज में जिन्हें कहा जाता है कि जहाँ पे आप जाके नहीं इस काम को खत्म कर सकते, तो क्या वो मामला सही हो गए? नहीं, ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप बिजली एक्सेसिबिलिटी नहीं है आपकी? ऐसा हमारे सूबे में नो गो एरिया नहीं है। मैं कहना नहीं चाह रही थी, नो गो एरिया है ही नहीं हमारे सूबे। ये वापडा मिला हुआ है। चोरी पंजाब में भी है, चूँकि वहाँ का पैसा ज़्यादा चलता है, प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ होते हैं। चोरी सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है। ये मुल्क के हम एक जैसे लोग हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी जो लोग सामने आए, बल्दियाती नुमाइंदे, उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, वो अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या मामला है? फिर लोकल गवर्नमेंट में जब रिज़ल्ट आया, हमारा बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है सारे सूबे में। इख्तियारात, ये मुझे नहीं समझता है इख्तियारात होते क्या हैं। मैं इन लोकल गवर्नमेंट के उनको कहता है कि हमने सारे महकमे डिवॉल्ट किए जो पंजाब ने नहीं किए। अब वो अपने इख्तियारात को नहीं समझते हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या बात है। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा हूँ, मैं अपने इख्तियारात खुद इस्तेमाल करता है। इख्तियारात दिए नहीं जाते, इस्तेमाल खुद होने पड़ते हैं। फ़ंड्स किसी सूबे ने नहीं दिए, हमने 30% अनाउंस किया, चूँकि हमारी शॉर्टफॉल हो गई फंड्स। हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा कोई सूबा लोकल गवर्नमेंट में अपने सूबाई फ़ंड से नहीं देता। हमने पिछले साल तकरीबन अभी तक हम 22 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट को दे चुके हैं और अगर कोई कमी है वो भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्टफॉल आ गई।
ये वाहिद सूबा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम बल्दियात की तारीख में कि उनके अपने फंड्स के अलावा सूबा 30% डेवलपमेंट फंड उनको देगी। इख्तियारात नहीं इस साल दिए, मतलब कानून पास की है, कोई जुबानी बात नहीं है, लॉ में है, एक्ट में है, वो हम दे रहे हैं। तो उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात की बात है, महकमे डिवॉल्व है, थोड़ी दो चीज़ें उसमें हैं जिनको एतराज़ है वो मैं ठीक करने लगा हूँ। और हमने जो लोकल गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर चलेंगे। जैसे मेरे पास जो इख्तियार नहीं है, मेरे वजीर के पास जो इख्तियार नहीं है, वो किसी और के पास नहीं जा सकते। बाकी उसे पहले दे देंगे, हम तो दे चुके हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना जो उनके एहतजाज है या जो उनके अभी प्रॉब्लम्स है उनको भी अभी मैं हल कर दूंगा, कर देंगे, जल्दी कर देंगे। नहीं, आधे से ज्यादा हल हो गए। इतना मसला नहीं है। जब मैं उनसे बैठता हूँ मुझे समझ आती है वो क्या चाहते हैं, लेकिन मैं इधर बोलना ज्यादा है, मैं बोलना नहीं चाहता कि हर एक दफ्तर चाहता है, हर एक तनख्वाह चाहता है सबको, लेकिन वो भी उनका हक है हम देने को। 1 अरब 30 करोड़ रुपए तनख्वाहें हमने उनके लिए सैंक्शन की है। अच्छा, अभी मसला ये आता है, देखें पुलिस है, नो पॉलिटिकल है, तो इख्तियारात मेरे पास भी नहीं है तो किसके पास नहीं जा सकते। टीचर है, इक्वल टीचर ट्रांसफ़र कर दिए, उसको कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो इख्तियार मैं कैसे किसी को दूँ, मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर्स हैं, उस पर बैन लगा हुआ है, कोई उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, एडजस्ट करके वो इख्तियार किधर मिल सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं, हर एक ये चाहते हैं कि मेरे पास सारे इख्तियार हो और हम सिर्फ इदारों के लिए काम करें, हम इदारे ठीक कर रहे हैं, इख्तियारात हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं अपने सारे इख्तियारात ख़त्म करने के लिए लगा हूँ और कोई इख्तियार नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हमारी जो हुकूमत होगी सिस्टम चलेगा, सिस्टम बाइख्तियार होगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे सारी दुनिया में। ब्रेक पे जाने से पहले जो एक सवाल किया था ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, क्यों परफॉर्मेंस इतनी नीचे आई, आपको कोई उसकी वजह नजर आती है? ये सीट ट्रेडिशनली हमारी कभी नहीं थी और ये नून की सीट थी। फिर हमारे साथ कुछ ये गलती हो गई कि हमारा ये सोच होती कि यंग जनरेशन को टिकट दें। हमने एक यंग लड़के को टिकट दिया, डिस्ट्रिक्ट मेंबर था, उसके वो ताल्लुक़ पहचान नहीं थे। मुकाबले में जो 3 थे, एक साबिका मिनिस्टर था JUI का जो सारा दिन राब्ते में होता था, पीपल्स पार्टी का साबिका MPA था, और जो जीता है उसका चचा, उसका फादर फौत हो चुका था। तो डेफिनेटली जब किसी का घर का फौत होता है सिंपैथी उसके हमसे ये गलती होती रहती कि पीपल्स पार्टी PTI वो पॉलिटिकल फैमिलीज़ को वो सपोर्ट नहीं देना चाहती। हम चाहते हैं यंग जनरेशन सामने। आप देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि इमरान खान साहब का जो कहना था, जैसा वो कहते थे, जो उनके वर्कर्स जो के चाहते थे कि हम जो इतना काम कर रहे हैं हम आगे आए, लेकिन वो आगे आते नजर नहीं आए। इस पर हम बात करेंगे खटक साहब, जरूर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करते हैं कि वो सोच जिसको कि इमरान खान साहब साथ लेकर चले थे, उस पर इस वक्त तनकीद की जाती है कि वो सोच अब पार्टी के जो इस वक्त पार्टी में जिस तरह से लेकर चला जा रहा है, जो अमल किए जा रहे हैं वो उस तरह से नहीं है। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें इस वक्त परवेज खटक साहब से। परवेज खटक साहब, सवाल इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो अभी पोस्टपोन किए, चले जो भी वजह उसकी बताई जाए, जो कहा जाता है कि पार्टी के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, उससे पाक करने के लिए बहुत ज़रूरी है इंटर पार्टी इलेक्शंस, क्यों नहीं कराए जाते और क्यों इतने इख्तलाफात बार बार नजर आते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करेंगे, जहांगीर तरीन साहब की, और फिर चौधरी सरवर साहब की, जो मीडिया पर हम लोग सारे सुनते रहे, ये सब क्या माजरा था? हमारे पार्टी में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ 2012-13 में, 12 में हुआ, शुरू हुआ, 13 में ख़त्म हुआ, और 1 साल मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ा, सूबे का लड़ा, मेरा ख़ुद ऑपरेशन हुआ था, मैं 14 वोट से सूबाई सदारत का हारा। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान में खड़ा हो गया, सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ा, मैं सेक्रेटरी जनरल जीता सारे पाकिस्तान में। 1 साल हमें लगे वोट बनाने में, विलेज कौंसिल से लेकर यूनियन कौंसिल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, वो सारा प्रोसेस हमने किया जो बहुत बड़ा प्रोसेस था। उसका ये हुआ कि पार्टी तो हमारी बन गई उस वक्त, लेकिन हम इतने बिजी रहे कि जैसे हमारा इलेक्शन खत्म हुआ नॉमिनेशन शुरू। आप समझते हैं कि बिजी रहना शायद इसकी वजह है, इंटर पार्टी इलेक्शन का ना होना, लेकिन जस्टिस वजीर जिस तरह नाराज होते रहे या जो ये मामला चलते रहे? मैं बताता हूँ गलत इल्जामात, कुछ लोग या तो प्लांटेड लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती पार्टी का क्यों नुकसान। आप जस्टिस वजीर साहब को प्लांटेड? मैं बिल्कुल कहता हूँ प्लांटेड है, अभी भी कहता हूँ। ठीक है, वो ऐसे है कि उनके बाद जो आए वो भी प्लांटेड है। मैं बताता हूँ वो भी है। 2013 इलेक्शन के जिस दिन नॉमिनेशन हो रही थी, हमारा इलेक्शन ख़त्म हुआ, हमने इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए तैयारी का मौका नहीं मिला। इस दफ़ा हमने एडवांस में शुरू किया कि हम हमारे मेंबरशिप हो गई,
ये भी एक ड्राइव है, ये भी पार्टी के लिए मोबिलाइजेशन है। टीवी में मैं सुनता रहा हूँ जी ग्रुपिंग हुई, बाबा जब 2 आदमी 3 आदमी लड़ेंगे, इलेक्शन होगा तो ग्रुपिंग तो होगी। तो ये किस तरह आप लोग कहते हैं कि पार्टी में ग्रुपिंग होगी? पार्टी टूट के सारी दुनिया ने देखा। पिछली दफा भी हम लड़े, मेरे इधर सूबे में हम 6 मेरे सूबे में 11 लोग लड़ रहे थे, तो 11 ग्रुप्स थे। तो जब इलेक्शन हुआ हम इकट्ठे रहे, मैंने इलेक्शन लड़ा, सूबे में हमारे 3 के मुकाबले हुए 3 लोगों का, इस वक्त हम इकट्ठे हैं। पंजाब में जब 2013 में इलेक्शन हुआ पार्टी का, ग्रुपिंग बने, उसे वो फिर एक सेटल हो गए। तो यही तो जमहूरियत के हुस्न है कि ग्रुपिंग बनते हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात राय होती है, मुकाबला होता है। जिस पार्टी में मुकाबला नहीं हुआ वो तो फिर गौतम बुद्ध वाली पार्टी है कि बुद्ध की तरफ मुकाबलेबाजी से अगर कर दें, उसके साथ जोड़ दें तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये बताइएगा, बहुत ही आपसे मुतल्लिक अब सवाल है, असद कैसर, मुराद सईद, फिर आप, क्यों इस कदर कहें, अगर शायद आपको बुरा लगे, लॉबीज हैं मौजूद विद इन, ये क्या मामला है? बिल्कुल नहीं मौजूद, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई लॉबी नहीं है, कोई लॉबी नहीं। मेरे कैसर एक बड़े हार्ड वर्कर थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद वो एक्सपेक्टेड सीएम भी हो सकते। असद कैसर और मैं बिल्कुल ऐसे भाइयों की तरह, कोई रिफ्ट नहीं है, नीचे कहीं छोटे मोटे कहीं। आप समझते हैं असद कैसर भी सीएम बनने की अहलियत रखते थे? बिल्कुल, हर एक रखता है, ये हर एक को मौका मिलना चाहिए, ये तो पार्टी का डिसीजन। असद कैसर मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई ग्रुप नहीं। मुराद सईद मेरे छोटे भाई की तरह, हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं। कोई इस सूबे का, तो मैं तो पंजाब वालों को हमेशा कहता हूँ कि हमने मिसाल कायम कर दी, हम बाइत्तेफाक है। तो आपकी तो हुकूमत भी नहीं है और इत्तेफाक, तो पार्टी में ये होता रहता है। अगर मुकाबला ना हो तो कोई रिफ्ट नहीं होगा। सर आपके बच्चे कहाँ पर हैं? मेरे बच्चे यहीं पर, मेरा एक अपना काम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, पंजाब में कर रहा है। देखिए मेरा जो है ना, सारी ज़िंदगी मेरी फैमिली कंस्ट्रक्शन में रही है। 32 साल मेरे सियासत के हो गए। मैंने इस सूबे में आज तक टेंडर में अप्लाई नहीं किया कभी भी। यहाँ का मैं यहाँ पंजाब में करता रहा हूँ, कश्मीर में करता रहा हूँ। मेरा बेटा इस वक्त, बड़ा बेटा पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के काम। इस सूबे में आज तक मैंने कभी कंस्ट्रक्शन का काम लिया ही नहीं कि कल कोई उंगली ना उठाए। और सर बाकी बच्चे? मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में हैं और वो अभी मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। वापस आएंगे पढ़कर? हाँ वापस आ गए हैं, सिर्फ एक वाइवा यहाँ पे क्या हमारे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तालीम क्या यहाँ मेरे बच्चे वहाँ क्यों, मेरे नहीं, वो असल में यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो जो उन्हें जब ये हायर सीनियर कैम्ब्रिज किया, क्या कहते हैं, ए लेवल, तो रिजल्ट उनका ए लेवल किया तो रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि अच्छी जगह उनको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अब लोग 90-92% पे चले गए। फिर मैं हकीकत मेरे बच्चे कहते कि भाई हमने पढ़ना ही नहीं। फिर उन्होंने शर्त लगाई कि हमने बहाना किया कि उनको पता था कि बाप नहीं बेचेगा, तो कि हम पढ़ेंगे तो हमें बाहर भेज दो। तो मैं अपने आप को कर्जदार करा के उनको बाहर भेजा, और इनकी तरह भी नहीं, मैं अपने टैक्स में शो करता हूँ। पढ़ के वापस आएंगे? आ भी गए, वो तो वहाँ यहाँ काम करेंगे, वो तो वहाँ रहना भी नहीं चाहते। वो तो कहते हैं हम एक दिन भी वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। अब छुट्टियाँ होती, हर छुट्टियों में भागे आते हैं। अभी सिर्फ वाइवा रह गया उनका, यही आएंगे, यही मेहनत करेंगे। मेरा तो कोई टका भी बाहर नहीं है, मेरे पास पैसा किधर है कि मैं उनको बाहर। ये बता दीजिए क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की आने वाले इलेक्शन के लिए, क्या प्लान कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है जो अभी लोगों को शायद नहीं मालूम है, जो पीटीआई सोच रही है, कर रही है, जो सामने नहीं? देखिए लोगों को सब कुछ मालूम है, लोगों के इस मुल्क के लीडर्स का मालूम है, लोगों को ये मालूम है चोर कौन है, लोगों को ये मालूम है करप्शन कौन करता है, लोगों का ये मालूम है कि कारखाने किसके बन रहे हैं, लोगों के मालूम है कि जब किसी के पूछा जाता है ये घर या फ्लैट तुम्हारा है, वो नहीं बता सकता पैसा कहाँ से है। ये चीज़ें, ये फैक्टर्स आएंगी, और एक दफ़ा इस मुल्क में लोगों ने सोचना होगा कि क्या ये कौम करप्शन के साथ है, करप्ट लीडर के साथ है, या ये मुल्क में तब्दीली चाहते हैं और ईमानदारी चाहते हैं। पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या आप लोग की सोच है? हम उनको व्हाट आर यू प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप्स? देखिए इलेक्शन का प्लान नहीं होता हमारा, ये मुतवातर, ये जलसे जो आप कहते हैं, ये मोबिलाइजेशन है। इमरान खान जितनी मोबिलाइजेशन पार्टी की करता है वो कोई नहीं कर सकता। रोज़ टीवी पर, जलसों में, हर जगह पहुंच रहा होता है। तो ये पार्टी मोबिलाइजेशन होती है, जलसे किसी के लिए नहीं होते। अगर आप घर बैठ जाएँ और पार्टी को मोबिलाइज ना करें, पब्लिक मोबिलाइज ना करें, उसको बाखबर ना रखें, तो आप पीछे रह जाए। तो जितना काम इमरान खान कर रहा है, और जितनी, देखिए हमारे लोग कहते हैं धरना फेल हुआ, धरने ने जितना मैसेज इमरान खान का पाकिस्तान में पहुंचाया वो
कोई तरीका और नहीं था। सर जाते जाते एक बहुत ही आम इशू आपके इधर यहाँ पे ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा रहा है, ये क्या मामला है और इसके हवाले से कोई आपने इकदाम उठाया, क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दे आर ऑल्सो द नेशनल्स। या बिल्कुल, ये एक इंसिडेंट ऐसे हुआ, पहले भी एक दुखा हुए, तो ये हॉस्पिटल का इंसिडेंट हो के वहाँ गए तो मुझे खुद भी हैरानी होगी कि वहाँ डॉक्टर सामने कहा इसको किधर रखें। फिर हमारा मिनिस्टर गया, फिर उनको कमरा दिया, सारा कुछ इलाज किया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके। अभी हमने इस बजट में सोच रहे हैं कि इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम पैकेज लाने लगे, क्योंकि इनका भी इस मुल्क में हक है कि मुसलसल कत्ल किया जा रहा है ना, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के हवाले से क्या किया गया? मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इस बारे में कोई नहीं लिखा। इसको जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इनकी प्रोटेक्शन लॉस और इनके लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। जैसे हमने अपने सूबे में शायरों, अदीबों, लिखने वालों, इनका कोई पूछने वाला नहीं था। हमने 1000 ऐसे शायर, अदीब, आर्टिस्ट इस सूबे में, उसको हमने पिछले साल से शुरू किया, ये जनवरी से शुरू, 30,000 रुपये महीना हम इनको एज आ ऑनरी दे रहे हैं। सारे सूबे में 1000 आर्टिस्ट को, शायर को, ये जो लिखने वाले हैं जो बहुत ही गुर्बत के लिए, इनके लिए भी इसी तरह हमारा प्रोग्राम है कि एक पैकेज निकला जाए ताकि ये अपना प्रोफेशन सही करें, हम इनको फीड करें, इनको पैसा दें ताकि इनकी अच्छी जिंदगी। सर इस हवाले से हम आपको रिपोर्ट भी देंगे क्योंकि ये आपके नॉलेज में नहीं है, इस पे इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ख्वाजा सराओं को जो इस वक्त उनका कत्ल किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है और बहुत हक है उनका और उनको ज़रूर उनका हक मिलना भी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया परवेज खटक साहब, आपने हमें वक्त दिया और उन तमाम सवालात के जवाब भी दिए। यकीनन लोगों के जहनों में बहुत से जो सवालात थे उनको हमने यहाँ पे ज़रूर उठाया होगा और आप तक उनके जवाब भी पहुँचे होंगे। मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।